है आपको और फिर भी आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आप समझिए कि याद बोला है कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि पढ़ते टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं, दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन दोनों पैरेलल। और मोमेंट P इक्वल टू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लैब। आज हम लोग करने वाले क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने लिखा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एकदम इजी करके। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक आना चाहिए वो आप लोग करते हैं, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं कैसे। बेसिक डाइपोल है, सबको पता होगा। व्हाट इज डाइपोल? व्हाट इज अ डाइपोल? डिफाइन डाइपोल। So when two equal and opposite nature of same magnitude charges are separated at very small distance, then it is called the dipole. तो डाइपोल किसे कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग जान गए एक डाइपोल। अब क्या करना है हम लोग को, इसको प्रूव करने के लिए, इसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करना है। क्या है ये सब, देखिए कितना इजी मैं आपके सामने करके प्रेजेंट करता हूं। तो इसको करने के लिए, इस प्रूफ को करने के लिए क्या क्या आना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या क्या आना चाहिए हम लोग देखते हैं, ठीक। तो हम लोग को आना चाहिए कि एक अगर पॉइंट चार्ज रखा है कहीं पर, एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू, इस चार्ज से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए इस पॉइंट से, इस चार्ज से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये है R। तो अब यहां पर E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज की वैल्यू है विदाउट साइन Q/R स्क्वायर। तो किसी पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस दूर है प्लस Q चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस चार्ज की वैल्यू अपॉन जितनी डिस्टेंस है उन दोनों चार्ज और पॉइंट के बीच जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, अगर प्लस Q चार्ज है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर, यही पॉइंट ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा प्लस Q वजह से आउटवर्ड होता है, उस पॉइंट से दूर आउटवर्ड, ये होगा डायरेक्शन। और अगर मान ली यही चार्ज माइनस Q होता तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वैल्यू तो ये होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक। ये चीज पता होना चाहिए, ठीक। ये डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, E वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक, E वेक्टर। और एक चीज पता होना चाहिए, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ये डायरेक्शन में है, मान लेते हैं E1, और एक ये डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यू सेम है, मान ले E1 = E2। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, या फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। और दो वेक्टर चाहे दोनों इधर को हो चाहे दोनों इधर को हो, ठीक। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, चाहे इधर को हो चाहे इधर को हो, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएगा, E1 + E2, क्या हो जाएगा, E1 + E2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1, अगर E1 - E2, अगर इफ E1 ज़्यादा है मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो बात समझ में, तीन चीज़ पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये प्लस Q की वजह से आउटवर्ड होना चाहिए, ये पता है, माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स होना चाहिए, और अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्ट होगा, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा। ये सब का यूज यहाँ पर होने वाला है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, देखो बेसिक जो नीड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अभी आगे यूज होगा, ठीक। अगर दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए x है तो ये एंगल भी, अगर एक लाइन उसको कट कर रही है, ये एंगल आप लोग को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब आपको पता है। एक चीज़ और पता होगा कि जब ये दो लाइन क्रॉस करती है एक दूसरे को तो इसको कहते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल।
तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ये सबका यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी चीज, एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, ये है मान लीजिए y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक, x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और कोई फोर्स है मान लेते हैं फोर्स। तो फोर्स ना x में लग रहा है ना y में लग रहा है, ना फोर्स x में लग रहा है ना फोर्स y में लग रहा है। ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इस फोर्स के हम लोग कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट मतलब इस फोर्स को तोड़ेंगे और हम लोग दो दिशा में, या तो x में और y में क्या क्या आएगा इस फोर्स। तो इस फोर्स को जब तोड़ा तो जिधर थीटा होता है उधर आता है f, जितनी फोर्स की वैल्यू रहेगा cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर आता है क्या, f sin थीटा। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट इस पूरे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। देखिए हर एक चीज यहाँ पे यूज होगी, अभी आपको याद दिलाया जाएगा। ठीक, हर चीज जितनी चीज बताएगी ये बेसिक है, ये बेसिक है, इतना आना चाहिए। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ये एक्स एक्स ये इक्वल होंगे, इक्वल। ठीक, ये सब यूज होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज बेसिक आपको पता होनी चाहिए, तभी ये हम लोग कर पाएंगे एकदम क्लियर। अगर ये सब नहीं पता है आपको और फिर भी आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप समझिए कि याद कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जितनी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको यहाँ पे अभी बताया था वो सब इधर लिख दिया है। देखिए एक एक चीज यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो डाईपोल है मेरे पास, डाईपोल। तो डाईपोल है तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए। ठीक, ये पॉइंट मान लिया ए और ये पॉइंट मान लिया बी। ठीक, और यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। ये दोनों सेपरेट हैं एट ए डिस्टेंस 2l होता है, 2l, और बीच में एक सेंटर है तो 2l को हमने कर लिया l और डिस्टेंस कितनी l। ठीक, तो ये बन गया क्या, पूरा डाईपोल। अब एक्सियल पोजीशन क्या होता है जो कि आप लोग को आता होगा। यहां पे हम लोग को इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है कि इस लाइन के इधर, इधर या फिर इधर, ये है एक्सियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट इस लाइन के इस साइड या फिर इस साइड, इसको क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां पे एक पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग। यहां पे एक पॉइंट हम लोग ने अज्यूम कर लिया P। ठीक, और ये इससे R डिस्टेंस पर मान लेते हैं। ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, R। तो इस डाईपोल की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमको फाइंड करना है, जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने को। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, इस चार्ज से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फाइंड करेंगे। तो अभी देखो हम लोग ने लिखा, अगर किसी चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। लेकिन ये R जो डिस्टेंस है ये O से P तक की है, चार्ज से यहां तक की नहीं है। तो इस चार्ज से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, ये बना लिया और इधर भी बना देते हैं, ये देखिए बना लिया। ठीक, इस चार्ज से भी प्लस क्यू से भी यहां तक की डिस्टेंस पता। अब डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ये देखिए ये थीटा, ये एंगल बना, ये एंगल क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, APO, एक राइट एंगल ट्रायंगल है APO। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो ये लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस के थ्योरम से सबको आता होगा, 99% लोग समझ रहे होंगे। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या बनता है, इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सेम चीज इधर भी इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, क्या बन जाएगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, ये भी डिस्टेंस सेम ही है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है तो इधर भी थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा एंगल। ठीक, हाँ, अब क्या करेंगे, अब देखो -Q चार्ज है, -Q चार्ज से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, लेकिन -Q की वजह से डायरेक्शन क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी देखो, अब यहां पे चले आओ, ये यूज हो चुका हमारा, अभी नहीं यूज हुआ। ये देखो, -Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द चार्ज।
तो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ डायरेक्शन रहेगा, चार्ज की तरफ डायरेक्शन रहेगा, है ना। मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, चलो E1 प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। तो इस चार्ज से इस पॉइंट P पर आउटवर्ड, दूर, ये देखो दूर, थोड़ा दूर, ठीक। ये मिटाल इसलिए दिया क्योंकि दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। इसको मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E2। तो इसकी वजह से ये E1, इसकी वजह से E2। अब दो वेक्टर को ऐड करना है, E1 और E2 को। P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2। लेकिन ये देखो दो वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये किस डायरेक्शन में वेक्टर आ गए, इनको तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। ऐड होने के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए और सब्सट्रैक्ट होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ना सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन है। अब क्या करें, अब चलो इतने पार्ट को निकाल लेते हैं, इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, ठीक। ऑपरेशन करते हैं इसका। तो देखो यहां पे, अभी देखो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लिया मैंने, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लिया, ठीक। थोड़ा ठीक से बना नहीं था और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तुम लोग को देखो ये बताया था दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल सेम होंगे। तो यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे, इस लाइन को देखना, ये वाली लाइन को देखो और ये वाली लाइन को देखो, दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन, ये इन दोनों लाइन को कट कर रही है। ये देखो अगर बढ़ा दिया जाए, ये लाइन पैरेलल है और ये इसको कट कर रही है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अल्टरनेट एंगल ये यूज हुआ, ठीक। सेम चीज यहां पे देखो, ये लाइन अभी भी पैरेलल ही है, लेकिन ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा, ठीक। अब इस लाइन को देखना, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। देखो ऐसा है, ऐसा। तो अब ये यूज होने जा रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो बात समझ में आई। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसीलिए ये पूरा बेसिक पहले बता दिया, यही समझना है बस। तो अभी कितना हो गया, थीटा। अब क्या करेंगे, वेक्टर ऐड तो होंगे नहीं, एंगल पर है। तो वेक्टर के हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक। इसके कंपोनेंट कैसे करेंगे, ये प्रोसेस ये यूज होगा। जिस तरफ थीटा है उधर कॉस आएगा, जिस तरफ वो नहीं, तो एक्स और वाई एक्सिस में ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। इनको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखो ये है वो वाली एक्सिस वाई और ये है एक्स, ठीक। एक वेक्टर है हमारा E2 इस डायरेक्शन में और E1 है इस डायरेक्शन में। इसके पास है थीटा, इसके पास है थीटा, ठीक। ये है E1 और ये है E2 वेक्टर, ठीक, समझ गए। अब देखो ये अगर दोनों वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में आ जाएं तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो चलो इसके कंपोनेंट करते हैं। तो इस वेक्टर को देखना, इधर है थीटा, तो क्या आएगा, E1 कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, ठीक। और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या आएगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, ठीक बात। अब सेम काम इसके लिए भी करते हैं, इसके लिए भी। अब इसका कोई काम नहीं, इस वाले वेक्टर का कोई काम नहीं, ठीक, क्योंकि इसके कंपोनेंट हो गए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब इसको भी कंपोनेंट कर लेते हैं। तो E2 का इधर जिधर थीटा है उधर क्या आएगा, जिधर थीटा है उधर क्या आएगा, E2 कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, E2 साइन थीटा। देखो कंपोनेंट हो गया। अब जितना E1 उतना E2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम, दोनों की वैल्यू सेम। अब क्या होगा,
E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको आप नहीं देखेंगे, इस वाले वेक्टर को नहीं देखेंगे, इसके कंपोनेंट हो गए ना, तो इसके कंपोनेंट इधर E2 और E1 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर चाहे ऐसे अपोजिट हो चाहे ऐसे अपोजिट हो, है तो हुए तो अपोजिट ही ना, E1 E2 E1 E2। ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों क्या हुए आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक, और बचा क्या हमारे पास, सेम डायरेक्शन में E1 cos थीटा और सेम डायरेक्शन में E2 cos थीटा। तो पॉइंट P पर हमारे पास क्या बचा, खाली E1 cos थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E इक्वल टू लिख देते हैं E1 प्लस E2, कितना है, नहीं E1 प्लस E2 नहीं लिखते, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट P पर खाली दो कंपोनेंट बचे, E1 cos थीटा लिख देते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, अब देखो cos थीटा दोनों जगह पे है, कॉमन ले लेते हैं, तो E1 प्लस E2 कॉमन आ गया, और cos थीटा कॉमन आ गया E1 प्लस E2 ब्रैकेट में। ठीक, तो ये भी यूज हो गया, देखो सब यूज हो रहा है, ये यूज हुआ, हर चीज यूज हुआ। अब देखो E1 की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, E1 की वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं, E1 की वैल्यू E1 क्या माना था हम लोग ने, हाँ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो क्या बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू लिख दें, क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि इस बिना साइन के लगाते हैं, अपॉन इस पॉइंट से, इस Q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, √L² प्लस R स्क्वायर, √L² प्लस R स्क्वायर, और साथ में क्या है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, प्लस E2 कितना है, E2 इसकी वजह से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सेम डिस्टेंस √L² प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया E1 E2 की वैल्यू। अब साथ में बचा क्या, cos थीटा। ठीक है, आपको यहां पे देखे और cos थीटा की वैल्यू बताए, cos थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो और cos थीटा बताओ, cos थीटा कितना है, यहां पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल APO। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा सबको पता होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है L, और हाइपोटेनस से √L² प्लस R स्क्वायर, √L² प्लस R स्क्वायर। ठीक, cos थीटा की वैल्यू है राइट एंगल ट्रायंगल से। अब देखो प्लस लगा है बीच में, ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम तो और ऊपर क्या है Q और ऊपर क्या है Q, तो कितना हो जाएगा 2Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर सेम था इसलिए स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा L² प्लस R स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये प्लस लगा है बीच में, इधर भी डिनोमिनेटर और इधर भी डिनोमिनेटर दोनों सेम डिनोमिनेटर को एक बार लिख लिया और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दिया, Q प्लस Q 2Q। ठीक, और इनटू में क्या लगा देंगे, cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट L² प्लस R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान। ठीक, अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तुम लोग को पता होगा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2Q इंटू L, 2QL, P इक्वल टू जानते होगे तुम लोग डाइपोल मोमेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू L, और ये मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, ये देखो ये क्या है, x इंटू अंडर रूट का मतलब होता है या तो √x लिखो या √x ना लिख के x की पावर 1/2 लिख दो, बात एक ही है। और मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। इस पे पावर लगी है 1 और इस पे पावर क्या मान लेंगे 1/2, बेस दोनों का सेम है, तो पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर 2 × 2 3/2, तो इसलिए क्या लिख देंगे L² प्लस R स्क्वायर की पावर 1 पावर यहाँ और 1/2 पावर वहाँ, 2 × 2 1 3/2। क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और 2QL को अगली लाइन में क्या लिख देंगे हम लोग, P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपॉन अंडर रूट P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। ठीक, तो अब करते हैं आगे। ठीक, तो तुम लोग देखना जरा, ये डाइपोल तभी बनेगा जब एल डिस्टेंस बहुत ही कम हो और ये आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में एल डिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक, तो क्या लिख देंगे, क्योंकि एल इज लेस देन आर, तो जब कम चीज को और स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगी। एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बहुत ज्यादा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर जैसे आर जीरो के लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो है तो आर स्क्वायर में अगर जीरो ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो यहां पे अब करते हैं। ठीक, तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एल स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब तुम लोग को पता होगा अगर पावर अंदर भी लगी है ब्रैकेट के और बाहर भी लगी है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये नंबर 2 × 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 3, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमको प्रूव करना था। यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर, किसी पॉइंट P पर जो कि डिस्टेंस R पर है किसी डाइपोल की वजह से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो, क्योंकि बीच में मैंने कहीं नहीं बोला है कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पढ़ते टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप पूरा अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।